मेजॉरिटी एलिमेंट लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपको वीडियो स्लो लगे अगर तो आप इसको 1.5x 2x या 1.75x में देख सकते हो। टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपन जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मैप, सॉर्टिंग, बोयर्स मेजॉरिटी वोट एल्गोरिदम। इन पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। अगर आपको कोई सी पर्टिकुलर एल्गोरिदम ही देखनी हो तो आप उस पर जंप कर सकते हो। ऑल्सो आई अपलोड लीड कोड वीडियोज़ और प्रोग्रामिंग रिलेटेड कॉन्टेंट डेली। अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अपन टोटल 3 कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, मैप, सॉर्टिंग और बोयर्स मेजॉरिटी वोट एल्गोरिथम। ये वाली एल्गोरिथम काफ़ी नई लग रही होगी बट इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में अपन को यहाँ पे दे रखा है कि मेजॉरिटी एलिमेंट एक अरे के अंदर वो एलिमेंट होता है जो कि ना n/2 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये मैंने एल जैसे क्यों बना रखे हैं दो, ये तो ऐसे होते हैं। बट नहीं, ये एल जैसे ही होते हैं क्योंकि इनने एल का मतलब है कि ना इसको फ्लोर कर दो। अब फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब ये होता है कि अगर 3.5 वैल्यू है तो उसको सिर्फ 3 लिखो, पॉइंट वैल्यूज़ को हटा दो, तभी उनने ना इसको फ्लोर लिख रखा है। अगर ये यहाँ पे n/2 को ऐसा लिखते ना तो इसका मतलब है कि इसको सील कर दो। अब सील क्या होता है कि 3.5 या कुछ भी 3.2 पे लिखा होता ना, तो इसको कन्वर्ट कर दो आप 4 में। ऐसा फ्लोर सील में यही होता है डिफरेंस में। तो इन्हें अपन को दे रखा है कि ना फ्लोर से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर अपन इंटीजर x के अंदर डायरेक्टली n/2 लिखेंगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यू ही आती है। तो अपन को इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि इनने ऐसा क्यों दे रखा है अपन को। ठीक है। ऑल्सो अपन को दे रखा है यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अजम्पशन है ना मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो एलिमेंट है अपना वो n/2 से ज़्यादा है। n/2 से ज़्यादा है मतलब कि बचे हुए एलिमेंट्स कितने होंगे? वो n/2 से कम होंगे। अगर वो n/2 से कम है, जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, और अगर एक एलिमेंट है जो अपना आंसर है वो n/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो वाले एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। वो वाले एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर लेट्स से टोटल साइज होता है 10 और एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी 5 से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है कम से कम, या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी 5 से ज़्यादा है तो बचे हुए एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, या वी कैन से दैट ये बचे हुए एलिमेंट्स है, ये अदर्स है, और ये एलिमेंट है जो अपना आंसर होगा बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ये अपन फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है अब जो अपना आंसर है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये भी इसको एक अलग नज़रिया है इस क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, अब अपन अगर बात करें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, या अगर अपन एग्जाम में समझने की बात करें तो लेट्स से इसका साइज था 3, तो 3/2 होता है 1। ठीक है, 3/2 होता है 1। ये तो अपन ने सबसे पहले निकाल लिया कि यहाँ पे जो n/2 अपना आ रहा है वो है 1। यहाँ पे 2 की फ्रिक्वेंसी है 1, जो कि ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा नहीं है। 2 की फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा नहीं है। 3 की फ्रिक्वेंसी है 2, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे 2, रिटर्न कर देंगे ये एलिमेंट, नॉट फ्रिक्वेंसी, द एलिमेंट 3। अपने यहाँ पे आ गया आंसर 3। अपने पास एक और अरे है। यहाँ पे देखो 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3, और 2 की फ्रिक्वेंसी है 4। यहाँ पे अगर अपन बात करें n/2 की, तो यहाँ पे n/2 जो है ना वो 7/2 3 होता है। तो क्या 1 की फ्रिक्वेंसी 3 से ज़्यादा है? नहीं, 1 की फ्रिक्वेंसी 3 से ज़्यादा नहीं है। 3 है, मुझे उससे मतलब नहीं है। 3 से ज़्यादा तो नहीं है ना? नहीं। क्या 2 की फ्रिक्वेंसी 3 से ज़्यादा है? हाँ, 2 की फ्रिक्वेंसी 3 से ज़्यादा है, तो मैं एलिमेंट 2 को रिटर्न कर दूंगा कि यार 2 की एलिमेंट 3 से ज़्यादा थी, 2 अपना आंसर है। सिंपल इज़ दैट। मैं कंस्ट्रेंट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे ना अपन को n जो है वो दे रखा है कि यार वो 10⁴ हो सकता है। इसका मतलब है कि n² के ऑप्शंस अपन को डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। अपन इस क्वेश्चन को n² में सॉल्व नहीं कर सकते एनी हाउ। जो नम्स आए ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये -∞ बोल सकते हैं इसको, से लेकर +∞ तक वैल्यूज है इसकी। ठीक है, ऑलराइट। ये चीज़ हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले लेट्स से इंटरव्यू ने बोला चलो सॉल्व करके बताओ इसको एनी हाउ यूजिंग एनी ब्रूट फोर्स मेथड और व्हाटएवर यू लाइक। अपन गए, अपन ने देखा यार जिससे अपन को क्वेश्चन समझ आया है वो अपन ने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। फ्रीक्वेंसीज से ही अपन सॉल्व कर देते हैं। फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाल सकते हैं? वन गुड वे इज यूजिंग अ मैप। अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला चलो ठीक है डायरेक्टली मैप ही यूज़ कर लेते हैं अपन, और मैप से इसका आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बना लिया मैप, और फिर नेक्स्ट लाइन में अपन ने मैप को इनिशलाइज कर दिया, तो अपना मैप हो गया है प्यार से इनिशलाइज। उसके बाद में मैंने हर किसी मैप की फ्रिक्वेंसी देखी है
यहाँ पे अगर अपन ये इक्वल्स टू हटा देते और सिर्फ यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 लिखते तो भी अपना आंसर आ जाता। अब यहाँ पे आई डॉट सेकेंड का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। अपन ने चेक कर ली कि अगर फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन n/2 है तो रिटर्न आई डॉट फर्स्ट का मतलब होता है वैल्यू। इस मैप के अंदर अपन वैल्यू से फ्रिक्वेंसी को मैप कर रहे हैं। इस मैप के अंदर अपन वैल्यू से फ्रिक्वेंसी को मैप कर रहे हैं। ये क्या सिंपल एज दैट। अपन को एक चीज़ की गारंटी कि यार इस लूप के अंदर ही अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है अपन को कि अपना ये आंसर गारंटी से एग्जिस्ट करता ही है। एक एलिमेंट ऐसा होगा ही जो n/2 से ज़्यादा होगा ही होगा। तो इस लूप के अंदर अगर आंसर आ जाएगा, बट अगर ये फंक्शन मुझे बोले कि यार एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट होना ही चाहिए, अगर वो उसकी एरर दे रहा है, तो यहाँ पे अपन एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट -1 लिख दिया है, जो अपन जानते हैं कि जीवन में कभी एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अपने टेस्ट केसेस ही ऐसे जनरेटेड है कि ये अपना इस लूप के अंदर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ये आंसर कभी एक्सिक्यूट होगा ही नहीं। ऑलराइट, आंसर से मेरा मतलब है ये रिटर्न स्टेटमेंट कभी एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो ये अपन ने सिर्फ ऐसे ही एरर नहीं आए, अपना फंक्शन एरर नहीं दे कि वी डोंट हैव अ डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट फॉर दैट, अपन यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इन जनरल एक मैप जो है वो बिग ऑफ 1 लेता है। अपन ने मैप को n बार यूज़ किया है तो n हो सकता है, बट ऑन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या लेट्स से यू आर यूजिंग एन ऑर्डर्ड मैप, तो आप इसको n log n बोल सकते हो ऑन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि यार जो अपना मैप है वो एक ऑपरेशन की कॉस्ट उसकी log n है। अपन ने n एक लूप के अंदर n टाइम्स log n को यूज़ किया है, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। ये होगी अपनी वर्स्ट केस सिनेरियो, और लेट्स से अपन इंटरव्यू में इसी को लेके इसी को मान के चलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो अपन ने टोटल ऑफ n स्पेस एट मैक्स वी कैन कंज्यूम, क्योंकि अपन मैप के अंदर वैल्यूज और उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे बात कर ली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, दोनों कितनी कितनी आ रही है। अब इंटरव्यूअर बोले कि whatever you have solved the question, that's very good, but I want a good approach which doesn't use map। जनरली इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ऐसा बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट यूज़ अ मैप, राइट, क्योंकि मैप से काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी ईजी बन जाते हैं। सो समटाइम्स दे वांट टू जस्ट टेस्ट योर लॉजिकल थिंकिंग कि बिना मैप के आप कैसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। ये मैप से आपने देखा कि डायरेक्टली जो अपन ने क्वेश्चन समझने में ही जो मेथड यूज़ करी है, डायरेक्ट उससे मेथड से सॉल्व हो गया है। तो इससे कभी कभार लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट नहीं होती, तो यू कैन से दैट प्लीज यूज अ डिफरेंट अप्रोच। तो अपन गए, अपन ने बोला चलो ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच इन आवर हैंड, एंड अपन ने इसको कर दिया सॉर्ट। अब सॉर्ट से क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये थी अपनी अरे, इसको मैंने कर दिया सॉर्ट 1 1 1 एंड 2 2 2 2, इसमें 4 2 है। अगर इसको अपन ड्राई रन करते हुए ही समझे कभी कि सॉर्ट करके अपन को फ़ायदा क्यों हो रहा है ना, तो अपन ने लेट्स से ये अपनी सॉर्टेड अरे है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से ना अब सॉर्टेड अरे के अंदर मैं हमेशा ना एक प्रीवियस नंबर और एक फ्रीक्वेंसी इसकी मेंटेन करके रखूँगा। तो लेट्स से ना मेरा सबसे पहले प्रीवियस नंबर है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है अपनी 0। ठीक है, प्रीवियस नंबर है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है अपनी 0। तो मैं यहाँ पे आया, अब देखो अपनी बैचेस बन गए, नंबर के बैचेस बन गए। सॉर्ट से क्या होता है, सब नंबर जो भी एक जैसा नंबर है वो एक साथ पाइलअप हो जाते हैं। देखो 1 की बैच बन गई है, 2 की बैच बन गई है, तो इससे मुझे इजीली उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ अपन ने यहाँ पे क्या किया है, तो देखो यहाँ पे अपन 1 पे गए, 1 प्रीवियस के इक्वल है, तो अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है, राइट, जिसकी अपन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है 1 से। यहाँ पे आया अपन ने 1 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, यहाँ पे आया अपन ने 1 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा यार ये तो इक्वल नहीं है। ऑल्सो अपन हमेशा चेक करते रहेंगे कि ना कोई सी भी फ्रीक्वेंसी कभी भी n/2 के ज़्यादा हो रही है, तो अपन सिंपली ना ये नंबर को रिटर्न कर देंगे, जो भी अपना यहाँ पे नंबर है इसको अपन कर देंगे रिटर्न। तो अभी तक तो एक भी और ऐसा केस नहीं आया कि मेरी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा है नंबर चेंज हो गया है और इस नंबर से मेरे को आंसर नहीं मिला था। मैंने यहाँ पे नंबर बदल दिया है 2 और मैंने फ्रीक्वेंसी को वापस सेट कर दिया है 1 की ओर। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, नंबर बदल दिया है प्रीवियस वाला, है ना, प्रीवियस नंबर बदल दिया। ठीक है, तो दिस इज प्रीवियस नंबर, वी कैन से दैट दिस इज प्रीवियस नंबर, एंड अपन ने फ्रीक्वेंसी को भी 1 सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ तक मुझे एक टोटल ऑफ 1 मिल चुका है, फ्रीक्वेंसी 1 मिल चुकी है ऑफ द नंबर 2। यहाँ पे आया नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, यहाँ पे आया इंक्रीज कर दी, यहाँ पे आया इंक्रीज कर दी। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन सी कि ना ये जो 4 है ना, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये n/2 से ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे ये 0.2 लगा रखा है, इट इज़ फाइन अगर अपन 0.0 हटा भी दे। ठीक है, यहाँ पे भी फाउंड आउट दैट कि यार 2 की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, तो अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर को रिटर्न कर दिया है, सिंपल इज दैट।
इससे अपना आंसर आ गया है। अपन ने लूप एक यूज़ करी है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी, कोई मैप यूज़ नहीं किया है, अपना आंसर काफ़ी सिंपली आ गया है। अगर अपन से पूछे कि यार इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यार दिख रहा है अपन का एन लॉग एन है। अपन ने एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करी है इसको सॉर्ट करने के लिए, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से एनालिसिस करें, तो इस लाइन के अंदर अपन ने एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ किया है। इस लूप के अंदर अपन ने एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ किया। अगर अपन दोनों को ऐड करें तो अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही आएगी। सिंपल इज दैट। यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन लॉग एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इंप्रूव कर दिया है कि यार पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आ रही थी बिग ऑफ एन, अभी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ रही है। वो बोले चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बट नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल पास। सिंगल पास का मतलब होता है कि सिर्फ एक की लूप यूज़ करो। ऑल्सो आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन, और हो सके तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 ही रखो। अब जब इंटरव्यू ने अपन को ऐसी चीज़ बोलती कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज़ मत करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होनी चाहिए और सिंगल पास के अंदर सॉल्व करना है, तो अपन पिक्चर में लेके आते हैं एक नई एल्गोरिदम जो आई गेस अभी तक अपन ने सीखी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये अपनी कोई नॉर्मल एल्गोरिदम नहीं है जो अपन नॉर्मल डीएसए के कोर्स में सीखते हैं, ठीक है, या डे टू डे लाइफ में अपने काम आती है। तो कल को आपसे कोई भी रास्ते में पूछ ले कि बॉयर्स मोरे मेजॉरिटी वोट एल्गोरिदम क्या होती है, कोई आपको रोके और आपसे पूछे कि एल्गोरिदम क्या होती है, तो आपको बताते आना चाहिए क्या होती है। तो अपन अब यूज़ करने वाले हैं बॉयर्स मोरे मेजॉरिटी वोट एल्गोरिदम, और अपन समझते ये होती क्या है। ठीक है, अपन इतना अच्छे से समझेंगे कि कल कोई भी अपन से पूछ लेना क्या होती है तो अपन उसको अच्छे से समझा पाए कि यार क्या होती है ना, वोट एल्गोरिदम होती क्या है एट दैट। ठीक है, तो अपन इसकी बात करें तो दिस वर्क्स ऑन सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या है कि अपन को गिवन है कि एक एलिमेंट है वो मेजॉरिटी है, उस एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी मेजॉरिटी है, या वो एलिमेंट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आया है अपनी लूप के अंदर, तो ही ये वाली एल्गोरिदम वर्क करेगी। अब ये एल्गोरिदम क्या बोलती है, ये एल्गोरिदम बोलती है कि ना अभी तक एक एलिमेंट मेंटेन करके रखो और उसको कुछ वोट्स दे के रखो। ठीक है, तो अगर सिमिलर वोट्स मिल रहे हैं तो मैं मेरे वोट्स को प्लस करते जाऊँगा, अगर कोई और आके वोट डाल रहा है तो मैं उसका वोट डिक्रीज कर दूंगा, हालांकि वो अच्छे से जीत नहीं रहा है ना। इट्स एक वोटिंग सिस्टम है। वो वोटिंग सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, अगर अपन बात करें यहाँ की, तो अभी देखो मैं कंटेंडर कुछ भी ले लूँ कि लेट्स से एक कंटेंडर खड़ा हुआ था मेरा, लेट्स से 60 करके कंटेंडर खड़ा हुआ था, उसकी इनिशियली वोट्स 0 है, इनिशियली उसके वोट्स 0 है। ये मैंने एक कुछ भी वैल्यू ले ली है, लाइक इधर सुपरफिशियल वैल्यू, मैं चाहता हूँ तो उसको कुछ भी ले लेता। मैं जैसे ही यहाँ पे आया मैंने देखा कि यार एक एलिमेंट आ गया है 2 जिसके पास एक वोट है, सिंगल वोट है, तो उसके पास 60 से तो ज़्यादा वोट है ना, मुझे इससे मतलब है। तो अपन ने 60 को हटाया थ्रोन से, अपन नंबर 1 का ही ख्याल रखेंगे हमेशा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन है अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 1 पे था 60 को हटाया, अपन ने बोला अब 2 है अपना नंबर 1 पे, क्योंकि उसके पास आ गया एक वोट। यहाँ पे आए, अब 2 है नंबर 1 पे क्योंकि उसके पास है 2 वोट, क्योंकि 2 का अपन ने एक वोट इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे आए तो यार एक नया इंसान आया है, उसने 2 को वोट नहीं दिया, उसने वोट दिया है 1 को। तो अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से ना अपन को ये देखना है, अपन वर्सेस में चल रहे कि मेरे पास इतने वोट है और मेरे अलावा बच्चे सब लोग खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मेजोरिटी में हूँ, मेरे को मेजोरिटी में जीतना है हमेशा। ये एल्गोरिदम बस यही बताती है कि मेरे को मेजोरिटी में जीतना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो या यहाँ पे 3 हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके अकॉर्डिंग क्या किसी और ना कि किसी और को वोट दे दिया ना, तो मतलब मेरा एक वोट डिक्रीज हो गया, उसने मेरे को वोट नहीं दिया तो मेरा एक वोट डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आया किसी और ने वापस से 1 को वोट दे दिया, 2 को वोट नहीं दिया तो इसका वोट हो गया डिक्रीज। अब कोई आया यहाँ पे, उसने 2 को वोट नहीं दिया, तो देखो अभी 2 के पास 0 वोट है, कोई नया इंसान आया उसने 1 को वोट दिया है, तो इसका मतलब है कि यार 1 थ्रोन पे आ गया है और 1 के पास 1 एक वोट ज़्यादा है उसके पास, है ना। 1 मेजोरिटी में, और कितने वोट से मेजोरिटी में है वो 1 वोट से ज़्यादा है मेजोरिटी में। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई है। अगर मैं अपन बात करें यहाँ तक, इस पर्टिकुलर सब अरे तक, अगर अपना आंसर कोई पूछता अपन से, तो इस केस में अपना आंसर x जो कि 1 है वो आ जाता। अब देखते तो ये पर्टिकुलर 5 लेंथ की अरे के अंदर अपना आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है, बट अपन को तो पूरे 7 लेंथ अरे का आंसर निकालना है। अपन यहाँ पे आए, अब 1 के पास वोट नहीं आया, ये वोट आया 2 के पास, तो अपन ने इसका वोट गिरा दिया 0। यहाँ पे आए,
अब वापस से 1 के पास वोट नहीं आया तो 1 का तो नाम ही खराब हो गया है। 1 को हटा दिया थ्रोन से, अपन ने 2 को लिया है और 2 को अपन ने 1 वोट दे दिया है। सिंपल इज दैट। एट द एंड अपन देखते हैं कि यार सारे वोटर्स खत्म हो गए हैं। जो थ्रोन पे था वो है द नंबर 2। उसके पास कितने वोट्स है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेजोरिटी में जीता है, बस मुझे इस चीज़ से मतलब है और मैं उस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा कि नंबर 2 जीता है मेजोरिटी में, उससे ही था अपन को मतलब। ठीक है, चलो ठीक है, काफ़ी ईजी लगा इसको समझना अपन को। एक और चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता, देखो मैं एक और बार बता देता हूँ। यहाँ तक देखो 2 के पास थे टोटल 2 वोट्स, ठीक है, नंबर 2 के पास थे टोटल ऑफ वोट्स 2। यहाँ पे 1 आया तो अपन ने क्या कर दिया, इसका वोट डिक्रीज कर दिया 1 से। अगर यहाँ पे लेट्स से 1 की जगह 3 होता और यहाँ पे 1 की जगह 9 होता, ठीक है 9 होता, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे 2 को तो वोट नहीं मिला है ना। 1 को मिला है कि नहीं मिला है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 को तो वोट नहीं मिला है ना, तो यहाँ पे वापस से वोट डिक्रीज कर देता। यहाँ पे आया तो किसी को भी वोट मिला हो या नहीं मिला हो, 2 को तो वोट नहीं मिला ना, तो मैं यहाँ पे 9 का वोट इंक्रीज कर देता कि यार 9 को 1 वोट मिल गया है ऐसा। ठीक है, तो ये ना अभी तक तो काफ़ी मतलब अच्छी एल्गोरिथम नहीं दिख रही यहाँ पे कि यार 9 के पास 1 वोट कैसे, 9 मेजोरिटी में थोड़ी है। तो ये क्वेश्चन वर्क ही उस चीज़ में करता है कि अपन को गिवन है कि एक एलिमेंट मेजोरिटी में रहेगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेजोरिटी में नहीं है ना, मतलब मेजोरिटी मतलब कि n/2 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। मेजोरिटी से मेरा मतलब है कि कोई से भी अगर अपन को गारंटी है कि एक एलिमेंट की ना अक्रेंस n/2 से ज़्यादा है ना, तो ही अपन इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी गार्बेज रिजल्ट आ रहा है। बट अगर अपन पूरी अरे की बात करें, यहाँ पे देखो 5 लेंथ में अपन को वैलिड रिजल्ट नहीं मिलता, बट अपन पूरी अरे की बात करें तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 ने इसकी फ्रिक्वेंसी गिरा दी, यहाँ पे आ गया 2 वापस से थ्रोन पे आ गया और उसकी फ्रिक्वेंसी बना गई। क्योंकि अपन ओवरऑल अरे में देखें तो ओवरऑल अरे के अंदर अपनी 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वो मेजोरिटी में है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी टोटल 4 है और बचे वो की फ्रिक्वेंसी 3 ही थी। n/2 से ज़्यादा है ना, तो बॉयर्स मोरे सिर्फ ये चीज़ फोकस करता है, वो ये चीज़ पे ही चलती है एल्गोरिदम, मतलब ये काइंड ऑफ प्रीरिक्विसाइट एल्गोरिदम की कि एक एलिमेंट की एटलीस्ट क्या सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बॉयर्स मोरे इस कंक्लूजन में वर्क करता है कि एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो। तो इससे अपन को बॉयर्स मोरे समझ आ गई है। कल को कोई भी आपको रास्ते में रोके कि पूछे आपसे कि भैया आप पहले बताओ बॉयर्स मोरे मेजोरिटी एल्गोरिदम क्या होती है, तो आप उसको अच्छे से एल्गोरिदम बता देना। अब अपन समझते हैं इस पे जाके इसको अपन कोड कैसे कर सकते हैं। अपन ने थियोरेटिकल नॉलेज तो अच्छे से ले लिया है, इसको अपन कोड कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये अपना जो इंसान जो अपना थ्रोन पे बैठा है, जो अभी तक जीत रहा है मेजोरिटी में, तो इसको अपन कुछ भी ले सकते हैं। इसको आप चाहो तो a(0) भी अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली तो देखो इसको अपन ने सिर्फ ऐसे ही बिठा रखा है, इसके पास वोट तो 0 ही है, इसका वोटिंग काउंट तो 0 ही है। तो यहाँ पे कोई भी बैठे उससे अपन को मतलब नहीं, क्योंकि इसके पास वोट्स तो 0 ही है ना, कोई और आएगा तो वो इसको हटा देगा। अपन लूप के अंदर आए, अपन ने देखा कि क्या हो रहा है। अब क्या जो थ्रोन पे बैठा है उसको ही वोट मिला है, अगर जो थ्रोन पे बैठा है उसको वोट मिला है तो उसकी वोट काउंट इंक्रीज कर दो। अगर उसके वोट 0 है और किसी और को अपन ने वोट दिया है, देखो अगर काउंट 0 है और अपन ने वोट किसी और को दिया है, एल्स इफ के अंदर अपन तभी आए कि वोट किसी और को मिला है और उसके काउंट भी 0 थे, तो अपन ने क्या किया, अपन ने काउंट किसी और को दे दिया है। अपना काउंट तो 0 से प्लस प्लस करके कितना हो गया, 1 हो गया, और अपन ने थ्रोन पे इंसान बदल दिया। तो अपन ने 2 काम करे हैं, अपन ने थ्रोन का इंसान यहाँ पे बदल दिया है और उस इंसान को अपन ने 1 वोट दिया है, क्योंकि 0 से 1 आया है ना, काउंट 0 था तो 0 से 1 आया, तो मतलब अपन ने उस इंसान को 1 वोट दे दिया है ऐसा। फिर नीचे आए और नीचे अपन ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन दोनों में से कुछ भी केस नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि थ्रोन पे जो बेटा है उसको वोट नहीं मिला है और उसके पास वोट का काउंट ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे वो मतलब है। तो उस केस में उसके वोट गिरा दो, उससे वोट छीन लो। अभी वो मेजॉरिटी में नहीं हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो उससे वोट छीन लो। एट द एंड ये लूप के बाद अपन को गारंटीड है कि अपन को अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि स्टोर्ड होगा जो भी थ्रोन पे बैठा है वो उससे, है ना, जो भी अपना सीट पे बैठा है वो अपना आंसर है, अपन ने वो रिटर्न कर दिया। इसी वजह से अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन को गारंटीड होनी चाहिए कि जो भी एलिमेंट है वो n/2 से उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसके अंदर अपन को दिख रहा है, अपन ने सिंपली एक लूप ही चलाइए, बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, बिग O ऑफ 1। लूप्स कितनी यूज़ करी है, कितने पासेस यूज़ करे, तो अपन ने एक लूप एक पास के अंदर है, इसको सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन बाय फार बेस्ट है। लीड कोड पता नहीं क्यों थोड़ा सा बेकार है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ना, मैं आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम बता रहा है 11 ms, जो कि सेकेंड नंबर पे अपनी आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी, वो है ऐसा लीड कोड के अकॉर्डिंग
17 एमएस आ रही है सॉर्टिंग करके। सॉर्टिंग तो यार ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो सबसे अपनी बेस्ट एल्गोरिदम है उसकी अपन को 20 एमएस दे रहा है, इन तीनों में सबसे कम। तो यूजुअली आई वांट कि इन जनरल आप जो भी अपनी रन टाइम आ रही है 20 एमएस आ रही है या बीट्स या ये जो चीज़ें लिखी रहती है, नंबर्स लिखे रहते हैं, इनको देख के ज़्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ गलत ही होती है ना। कभी भी इनको देख के जज मत करना, क्योंकि अभी अपन ने कंपेयर कर लिया है थ्योरेटिकली, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, सिंगल लूप है, दिस शुड बी द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर दिस क्वेश्चन। बट इनके ऊपर जो दूसरे बेकार एल्गोरिदम्स है जिसके अंदर अपन एक्स्ट्रा स्पेस, मैप सॉर्टिंग वॉटिंग यूज़ कर रखी थी, उनको इससे अच्छी इनने एल्गोरिदम साबित कर दिया है इनके कंपाइलर के अकॉर्डिंग। तो इनका कंपाइलर थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है, वी डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, अपन कुछ बोल नहीं सकते। बट व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू इज़ टू नॉट बिलीव इन दिस कंपाइलर एंड ऐसा सोचो कि यार मेरी एल्गोरिदम अच्छी है या मैंने इतने लोगों को बीट किया है, ऐसा कुछ लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यहीं पे देख के अगर मैं देख लेता ना, चलो 11 में से आ गया, मेरे को कुछ नया सीखने को नहीं मिला। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका भले से सॉल्व हो जाए, स्टिल यू शुड गो टू आइदर सॉल्यूशंस, यू शुड look at other person's solution, or if you don't want that you can also watch some videos regarding that particular question, ताकि आपको नई चीज़ें सीखने को मिले। देखो आपको नई चीज़ सीखने को मिल गई, बॉयर्स मोर ए मेजॉरिटी वोट एल्गोरिथम, भले से आपको नाम याद नहीं रहे बट इसने काम क्या किया है वो आपको ज़रूर याद रह जाएगा। फ्यूचर में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कभी आ गया तो नाम से किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे काम पता है ना कि मुझे इसे करना है ना। मान लो इंटरव्यूअर वाले ने पूछ भी लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट मैंने उसको क्वेश्चन करके दे दिया ना, उस एल्गोरिथम से खुश हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ पे अपन को ध्यान रखना है कि यार कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो, नए नए कॉन्सेप्ट सीखो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो खुश मत हो जाओ, फिर भी जाओ दूसरों का सोल्यूशन देखो, कुछ नया सीखने को मिले तो सीखो। किसी ने एक आपके सोल्यूशन को, किसी ने आपके तरीके को ही कुछ और अच्छे तरीके से लिख रखा है या आपके सोल्यूशन में छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस लगाए, तो उससे सीखो, ठीक है। या कोड क्वालिटी अपनी इंप्रूव करो, राइट। इन चीज़ों पे ध्यान दो। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड या सो सी एवरीवन।